वेनेजुएला में कुदरत का डबल अटैक, भूकंप के बाद कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात, लाखों लोग परेशान। भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 1500 के पार, 70,000 से ज्यादा लोग लापता। मानसून की पहली बारिश में मुंबई पानी पानी, रात भर हुई मूसलाधार बारिश के चलते अंधेरी सबवे में पानी भरा। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर भी यातायात प्रभावित। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया। नॉर्थ ईस्ट में बारिश से हाल बेहाल, असम के 6 जिलों में भीषण बाढ़। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से 3 लोगों की मौत। नोएडा सेक्टर 119 की अरण्य सोसाइटी में भीषण आग, इमारत से उठता दिखा धुएं का गुबार। इलाके में अफरा तफरी, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर, आग बुझाने का अभियान जारी। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। 1:30 बज चुके हैं दोपहर के। आफ्टरनून प्राइम टाइम लेकर हाजिर हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चल रही रकस और टशल की बात आज कर रहे हैं। बारूद, बतला और बॉर्डर पर बवाल। जी हां, कराची में हुए हमले की आग अब अफगानिस्तान की सरजमी तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने आधी रात आसमान से ऐसा हमला बोला जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। बम गिरे, धमाके हुए, चीखें गूंजी और देखते ही देखते सीमा के उस पार तबाही का मंजर पिच गया। इस्लामाबाद कह रहा है कि उसने आतंक के अड्डों पर हमला किया है, लेकिन काबुल का दावा है कि निशाने पर बेगुनाह नागरिक आए। सवाल है कि आखिर सच कौन बोल रहा है? क्या आतंक के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर इंसानी बस्तियां तबाह की जा रही हैं, या फिर पाकिस्तान अपने भीतर बढ़ते आतंकी हमलों का गुस्सा पड़ोसी मुल्क पर निकाल रहा है? सीमा पर तनाव अब सिर्फ गोलियों तक सीमित नहीं रहा। दर्शकों, दोनों देशों के बीच भरोसे पहले से भी ज्यादा खत्म हो चुके हैं। अब रिश्तों की आखिरी डोर भी टूटती दिखाई दे रही है। आरोपों का दौर तेज है, जवाबी कार्रवाई की चेतावनी है और पूरे इलाके में युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि उसकी सुरक्षा सबसे पहले है, दूसरी तरफ तालिबान साफ कह रहा है कि उसकी जमीन किसी के लिए खुला मैदान नहीं है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर ये टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा? सीमा पर रहने वाला मासूम इंसान या फिर पूरा दक्षिण एशिया? और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे वहां पर देखिए किस तरह से लॉन्च अटैक किया गया है पाकिस्तानी सेना के काफिले पर, और बीती रात बड़े पैमाने पर हमला हुआ है। दर्शकों, लेकिन आइए, दो खास मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल बता दूं, वहां की डिटेलिंग कि आखिरकार वहां पर किस तरीके से अब चीजें बहुत बेतरतीब हो रही हैं। गुनहगार कौन है? इंडिया न्यूज के सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहे हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे। सवाल नंबर 1, क्या आतंक पर कार्रवाई के नाम पर अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन पाकिस्तान के जरिए किया जा रहा है? सवाल नंबर 2, क्या घरेलू मोर्चे की नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जी हां, जानबूझकर अफगानिस्तान पर यह हमले किए गए ताकि वहां का जो इंटरनल इश्यूज हैं उस पर पब्लिक का ध्यान न जाए? बहुत अहम सवाल। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों कुछ ही सेकंड्स में। क्या पाकिस्तान के पास आतंकी और आम नागरिकों के बीच फर्क करने की समझ अब खत्म हो चुकी है? जी हां, बड़ा सवाल यह है, समझ क्या खत्म हो गई है? अपनी आंतरिक सुरक्षा की नाकामी का ठीकरा। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, अगले सवाल पर। सुरक्षा की नाकामी का ठीकरा, अफगानिस्तान के सिर क्यों पाकिस्तान फोड़ रहा है? यह अहम सवाल है दर्शकों। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अब आपको बता दें कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। हम क्यों दगाबाज कह रहे हैं पाकिस्तान को? क्योंकि वो मासूमों का कत्लेआम कर रहा है क्या? अपडेट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। अपडेट नंबर 1, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में भीषण हवाई हमला हुआ है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कल रात को भी बड़े पैमाने पर अटैक किया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स का अफगान बॉर्डर पर एक सुनियोजित, एक प्लान्ड अटैक हुआ था। जी हां, अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। पाक के हमलों में 35 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। 40 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जी हां, अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। पक्तिका प्रांत के गयान और पक्तिका प्रांत के समकानी जिले को वहां पर निशाना बनाया गया है। वहां पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की गई। अपडेट नंबर 5, पाकिस्तानी फौज ने कुनार प्रांत के कई इलाकों को भी निशाना बनाया जहां पर सिविलियंस के मारे जाने की खबरें आ रही हैं दर्शकों। जी हां, अब जिस तरह के अटैक अफगानिस्तान पर हो रहे हैं, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की बात हम कर रहे हैं। बॉर्डर का विवाद क्या है, पहले आपको हम समझा देते हैं। जी हां, बॉर्डर विवाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच करीब 2640 किलोमीटर की एक रेखा है, एक बॉर्डर लाइन है। जी हां, जिसे लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जिसे लेकर विवाद है। तालिबान इस लाइन को नहीं तवज्जो देता, वो इस लाइन को नहीं मानता। इसका निर्धारण 1893 में ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव ने की थी, इसीलिए इसको डूरंड लाइन भी कहते हैं। इस सीमा रेखा को डूरंड लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश जो सेक्रेटरी थे उन्होंने इसका
निर्धारण किया था। ड्रोन लाइन ने पश्तून और बलोच जनजातियों को दो हिस्सों में बांट दिया। जी हाँ, ड्रोन लाइन जो बता रहा हूं मैं आपको, जो बॉर्डर इलाका है जिसको लेकर विवाद है, वहां पर पश्तून और बलोच जनजातियों में इसको बांट दिया गया। इसके बाद 1947 में पाकिस्तान ने ड्रोन लाइन को अपना बॉर्डर घोषित किया। ऑफिशियली 47 में पाकिस्तान ने कहा कि ड्रोन लाइन हमारा बॉर्डर है। जी हां, अफगानिस्तान आज भी इस बॉर्डर को पूरी तरह अवैध मानता है। समझौता ब्रिटिश शासन के साथ था। वैधता पर पुनर्विचार की मांग अफगानिस्तान लगातार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस पर तवज्जो नहीं दे रहा है। जी हां, आगे बढ़ते हैं। आतंकी गुटों को लेकर मतभेद भी है। तालिबान अपनी जमीन पर टीटीपी को पनाह दे रहा है। जी हां, 130 साल पुराना विवाद आज भी जारी है। बारूदी तनाव, सुलगती सरहद और ड्रोन लाइन का विवाद क्या, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं दर्शकों। 130 साल पुराना ये मामला है जो आज भी तनाव की वजह बना हुआ है। जी हां, 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तब उन्होंने इस पूरी रेखा को अपनी बॉर्डर माना और उसके बाद से लगातार यहां पर दिक्कतें और परेशानियां हो रही हैं। पीसीआर प्लीज प्ले द ग्राफिक्स। जी हां, पाकिस्तान पर आतंकी हमले पर पाकिस्तान तालिबान खुद को लगे आरोपों को नकारता रहा है। तालिबान इसे पाकिस्तान का आंतरिक हमला बताता है। टीटीपी के ठिकानों के बहाने पाक का अफगानिस्तान पर यह हमला हुआ है और पाक की कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन भी है। जी हां, तो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधे चलते मेरे साथ कैप्टन यूके देवनाथ साहब हैं, फॉर्मर एयरफोर्स कैप्टन है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हैदर हैदर खान मेरे साथ हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। आपका भी हैदर साहब बहुत बहुत स्वागत है डिबेट में। देवनाथ साहब, कल भी हमले हुए हैं और चूंकि बॉर्डर का मामला है, आपको पता है कि ड्रोन लाइन को लेकर विवाद बहुत पुराना है। तालिबान उस लाइन को मानता नहीं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हमले इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो जो पाकिस्तानी रेंजर्स जो सेना है उन पर हमले कर रहे हैं, उनके काफिलों पर हमले कर रहे हैं। लेकिन कल रात को जो हुआ है वो एक तरह से रिटेलिएशन है पाकिस्तानी एयरफोर्स का, लेकिन बहुत सारे सिविलियन भी मारे गए हैं उसमें। जी हाँ अमित, देखिए सर, हो ये रहा है कि पाकिस्तान में बनता तो पाकिस्तान की सरकार ने एक अपना स्टैंडर्ड रिस्पांस बनाया हुआ है कि वह तुरंत ड्यूरल लाइन के पास जाकर, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाकर जो अफगानिस्तान के गांव हैं उन पर या तो आर्टिलरी से, कभी टैंक से, कभी कभी हवाई जहाज से हमले कर देते हैं। पिछले साल भी हमने देखा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाई जहाजों ने कंधार तक, काबुल तक जाकर हमले किए थे। काबुल के सबर्ब्स में बॉम्ब गिराए थे। उनका ये दावा था कि उन्होंने काबुल के वहां जाकर जो टीडीपी के लड़ाके हैं, उनके जो कमांडर्स हैं, उनके घर पर या उनके ऑफिसर्स को तबाह किया। देखो, मैं खुद एयरफोर्स में 34 साल, मैं मिग 23 उड़ाया तो कम से कम 100 बार बमबारी की, लेकिन पीस टाइम प्रैक्टिस में होता यह है कि जब आप बमबारी करेंगे तो 100 बार बॉम्ब गिराएंगे तो 40 बार बॉम्ब्स टारगेट पर गिरते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। और 60 बार जो बॉम्ब्स हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं। तो एयरफोर्स को भेजकर अगर आप किसी टारगेट को तबाह करने की कोशिश करोगे तो जाहिर बात है कि अगर आप समझिए 4 जहाज भेजेंगे, 4 जहाज जाकर वहां पर 8 बॉम्ब गिराएंगे तो 8 में से 2 बॉम्ब तो टारगेट पर गिरेंगे, 6 बॉम्ब इधर उधर गिर जाते हैं। ये दुनिया की सारी एयरफोर्सेस को मालूम है। इसीलिए ज्यादातर देशों में एयरफोर्स का इस्तेमाल छोटे छोटे दुश्मन के जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर मार करने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि आपको मालूम है कोलेटरल डैमेज काफी हो जाएगा। चलो 4 या 6 आतंकवादी मारे जाएंगे, टेररिस्ट मारे जाएंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है साथ में 10-20 औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान, बीमार मारे जाएंगे। इसलिए दुनिया भर की ज्यादातर एयरफोर्सेस जो हैं अपनी सरकार को समझाती हैं कि आप एयरफोर्स का इस्तेमाल टेररिस्ट ठिकानों पर वॉर करने के लिए मत कीजिए। जी ठीक है हैदर भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो जो इशू है, मुझे लगता है बातचीत के जरिए ठीक हो सकता है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो संगठन है वो आपकी ही देन है, आपकी वजह से वो इस दुनिया में आया। तो क्या अब इतने रिश्ते खराब हो गए हैं कि बातचीत के जरिए चीज़ें ठीक नहीं हो सकती? क्योंकि आपका करीबी बॉर्डर है, वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी लोग भी जो गए वहाँ पर शिफ्ट होके वो भी रह रहे हैं, बहुत सारे उस पार के लोग भी पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो तहरीक तालिबान क्या बातचीत के जरिए मामला बिल्कुल नहीं निपट सकता? अब यही रास्ता है कि स्ट्राइक और हमले हो, क्योंकि वो भी लगातार आपके सैनिकों को मार रहे हैं, वो भी रहम नहीं कर रहे हैं आप पे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमित। पहली बात तो ये कि बिल्कुल बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल ऐसे ही हैं जिस तरह भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। जो रवैया भारत का है वही रवैया तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस वक्त भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। भारत की कहने पर, भारत के हुक्म पर, भारत की स्पॉन्सरशिप पर और भारत की प्लानिंग को जो है वो बुनियादी तौर पर एग्जीक्यूट वो कर रहे हैं। जहां तक बात है अफगानिस्तान की, मैंने बहुत दफा ये बात कही है कि एक का बदला 10 से लिया जाएगा। हमारे यहाँ एक शख्स शहीद किया जाएगा तो हम 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करेंगे। आपने अपने इंट्रो के अंदर जिस तरह बताया, हमारे यहाँ पर 3 जो हमारे रेंजर्स के एहलकार थे वो इस कार्रवाई के अंदर शहीद हुए और बदले में 35 के करीब दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। हमारे 4 रेंजर्स एहलकार इसमें जख्मी हुए, बदले में 40 के करीब दहशतगर्दों को जो है वो पाकिस्तानी हमलों के नतीजे में वो जख्मी हुए हैं। तो ये अप्रोच तो क्लियर है पाकिस्तान की लीडरशिप की कि हमारे जवानों का खून, हमारे सिविलियंस का खून, उसका बदला लिया जाएगा और खून का एक एक कतरा जो है वो उसका मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उसका हिसाब लिया और आगे भी लेंगे। ये जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं पक्तिया में और कुनड़ में, ये यहाँ तक चीजें महदूद नहीं रहेंगी। फैसला कुन स्ट्राइक्स भी होंगी और सबक सिखाया जाएगा बुनियादी तौर पर उन तमाम अनासिर को जो भारतीय एमा पर इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं। और अफगान हुकूमत भी अब उसमें शामिल है, क्योंकि पहले तो BLA और TTP जो है ये सिर्फ ये सारा काम कर रही थी। अब अफगान हुकूमत भी भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। अब ये तस्वीर है इंटरकॉन्टिनेंटल काबुल की, ये तस्वीर है जिसमें ये जो लोग खड़े हैं ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के लोग हैं जो इंटरकॉन्टिनेंटल काबुल के स्विमिंग पूल के ऊपर जो है वो खड़े होकर उनकी ये तस्वीर है। और इसके बावजूद अगर कोई ये कहे कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, BLA का वो जो घटिया दहशतगर्द है बशीर, वो उधर अफगानिस्तान में, TTP की लीडरशिप अफगानिस्तान में, ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के लोग अफगानिस्तान में, जमातुल अहरार के लोग अफगानिस्तान में, जो उस्मान दहशतगर्द हम लोगों ने यहां से पकड़ा जो जलालाबाद अफगानिस्तान का रहायशी है, वो अफगानिस्तान से आया। उसने खुद बताया कि मेरी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई है। किस तरह बकिया 3 लोग, जानान और एक उमर जो है, ये उसके साथ अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए और यहाँ पर उनको जिस तरीके से ब्रीफ किया गया, उन्होंने जो है वो बाजोड़ के एक अब्दुल हादी नामी शख्स की मदद के साथ ये सारा कुछ किया। तो ये चीजें तो क्लियर है और वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई है। और मुझे इस तरह मिशन पर पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमले के लिए भेजा गया था। तो पाकिस्तान की अफवाज जो है, हमारी लीडरशिप, उसकी अप्रोच क्लियर है। जो ये हरकत करेगा उसको उसी जबान में, बल्कि उससे ज्यादा भयानक अंदाज में उसको जो है वो जवाब दिया ठीक है जाएगा। हैदर भाई, पॉइंट वो टेकन। सिलसिला जारी रहेगा अभी। कैप्टन यूके देवनाथ, डुरन लाइन का विवाद 130 साल पुराना है। पाकिस्तान से जितने भी गेस्ट आते हैं या फिर जो वहाँ के जहनी लोग आते हैं, वो सबसे पहले हर चीज़ का ठीकरा भारत पर फोड़ते हैं। 130 साल पुराना ये डुरन लाइन का विवाद है। ये भारत का प्रॉक्सी अफगानिस्तान तहरीक तालिबान कैसे हो सकता है? 130 साल पहले से हमने इसको प्रॉक्सी बना लिया था और 130 साल पहले हमने इनसे कहा था कि तुम विवाद करो। तहरीक तालिबान किसकी देन है? पाकिस्तान की देन है। तो हमारा प्रॉक्सी वो कैसे हो गया? थोड़ा बताइए। अमित जी, अब हैदर भाई जो कह रहे हैं, मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना बयानात सामने रख रहा हूँ कि तालिबान को 3 बार पाकिस्तान ने ही ट्रेनिंग दी। जब वहाँ पे रशिया घुस आया तो अमेरिका ने पाकिस्तान का हौसला बढ़ाया, पाकिस्तान की फंडिंग की और फिर पाकिस्तान की ISI ने अमेरिका के शहर पर रूस के खिलाफ तालिबान को हथियार दिए, ट्रेनिंग दिए। अब उसके बाद जब अमेरिका घुस आया तो फिर अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान ने बहुत सक्सेसफुली तालिबान का इस्तेमाल किया। और मैं तो पाकिस्तान की ISI की दाद देता हूं कि उन्होंने तालिबान को इतनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग की कि अमेरिका जैसे मुल्क को भी घुटने टेकने पड़े। और 15 अगस्त 2021 को अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि तालिबान ने जबरदस्त हमले किए। किसके गाइडेंस में? पाकिस्तान की आर्मी के गाइडेंस में। उससे भी बड़ी बात यह है कि अगले दिन ही पाकिस्तान के जो DG ISI हैं, मेजर जनरल जो भी हैं, वो हेलीकॉप्टर में बैठ के काबुल पहुंच गए शाबाशी देने के लिए और मिठाइयां बांटने के लिए।
अ, ये तो जरा गड़बड़ी हो गई कि तालिबान ने मेजर जनरल आईएसआई को इस तरह से वापस कर दिया कि हुजूर अब आप वापस जाइए, रावलपिंडी इस्लामाबाद में गोल्फ खेलिए। अब से पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कुछ लेना देना नहीं है। ये 17 अगस्त 2021 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान का ये कहना कि तालिबान को या टीटीपी को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये हैदर भाई को कुछ दूसरा तरीका निकालना चाहिए। जहां तक बात है, अभी तक क्या भारत को ट्रेनिंग देने की जरूरत है? नहीं, ट्रेनिंग तो तालिबान को और टीटीपी के लड़ाकों को पाकिस्तान ने, उनकी आईएसआई ने पहले ही दी हुई है। क्या भारत को उनको हथियार देने की जरूरत है? नहीं। पिछले 30 साल, 20 साल, 10 साल में पाकिस्तान की आईएसआई ने ही तालिबान को हजारों की तादाद में AK-47 मशीन गन्स और अम्यूनिशन और हथगोले दिए हुए हैं। क्या भारत को तालिबान की फंडिंग करने की जरूरत है? नहीं। तो किस बिना पर, किस साक्ष्य या एविडेंस के आधार पर हैदर भाई कह रहे हैं कि भारत का हाथ है? ये जरा इंटरेस्टिंग होगा जानना। क्या कोई कम्युनिकेशन इन्होंने पकड़ी जिसमें हम हमारे जो मैं भी फौज में रह चुका हूँ, हमारे यहाँ भी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कि इन्होंने कोई कम्युनिकेशन या वायरलेस इंटरसेप्ट किया कि जहाँ पर हमारा कोई मास्टर जो है वो पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में तालिबान को हैंडल कर रहा है। ये जुबानी भर से कह देना कि हिंदुस्तान का हाथ इसके पीछे था, ये सही नहीं होगा। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बिना वजह टेंशन को बढ़ाता है, तनाव बढ़ाता है। और जो एक आम आदमी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का चाहता है कि टेंशन ना हो, हम आपस में बातचीत करें, शायद बैक चैनल डिप्लोमेसी से बात करें, ये माहौल को बिगाड़ने वाली बात है। तो हैदर भाई, आप अपने हुक्मरान को बता दीजिए कि हिंदुस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है टीटीपी आके कराची पे हमले करे। हम चाहते हैं कि कश्मीर में कुछ ना आप करें, और अगर आप कश्मीर में कुछ नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी दोस्ताना खुशबू अगले 5 साल में बहना शुरू कर देगी। जी। हैदर भाई, योर रिएक्शन ऑन दैट? अच्छा अमित, अमित भाई, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि पैटर्न होता है हर चीज का, और पैटर्न क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त भारतीय पुष्टपनाही इन लोगों को हासिल है। ये वही अफगान तालिबान है। यूके देवनाथ साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिस वक्त काबुल में अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया, मैं बजाती खुद, मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट की क्यों बात करूं, मैं उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इस चीज को बड़ा पॉजिटिवली लिया, और मैं इंडियन चैनल्स पर आकर अफगान तालिबान का दिफा किया करता था जब आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ते थे इन लोगों को दहशतगर्द कहने में। तो मैं आकर इनका हम तो जो है आज वो भी आपके दहशतगर्द चैनल्स कहते, पर तहरीके तालिबान नहीं, पाकिस्तान को हम आज तो भी आप लोग आतंकवादी रेड कहते कार्पेट हैं दे रहे हैदर हैं। भाई। आज तो आप इनको रेड कार्पेट दे रहे हैं अमित भाई, आज नहीं आप इनको दहशतगर्द कह रहे हैं, आज आप इनको रेड कार्पेट दे रहे हैं। और जयशंकर साहब की जबान में अगर इस्तेमाल करूं जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की थी, तो उस हवाले से तो दलाली का काम कर रहा है भारत इस वक्त इजराइल और अफगानिस्तान के दरमियान। ये 3-4 रोज कबल नई दिल्ली में इजरायली इंटेलिजेंस एक ऑफिशियल की मीटिंग अफगानिस्तान के एक सीनियर जो है वो ऑफिशियल से हुई है, और ये बात आपके या किसी और इंडियन चैनल पर मैं 4-5 रोज पहले कह चुका हूं कि ये मीटिंग हुई है नई दिल्ली में। आई एम नॉट श्योर कि आपके चैनल पर की थी या किसी और चैनल पर, लेकिन बहरहाल मैं इंडियन चैनल पर ये बता चुका हूं। तो इस वक्त जयशंकर की जबान में जो है वो दलाली का काम भारत कर रहा है इजराइल और अफगानिस्तान के दरमियान। सिमिलरली फैसिलिटेट कर रहे हैं आप लोग अफगान तालिबान को, और उनको आप लोग जो है, अफगानिस्तान की चूंकि अफगान सरकार को हैदर तालिबान, भाई, तहरीके तालिबान और वहां की सरकार दो अलग मैं अलग अफगान तालिबान की बात कर रहा हूं, मैं अलग अफगान रेजीम है। तालिबान की बात कर रहा हूं जो इस वक्त अफगानिस्तान में बरसर इक्तदार है। और जिस तरह मैंने आगाज में कहा, मैं खुद उन लोगों में शामिल हूं जिस वक्त ये आए, काबुल टेक ओवर किया। जबीउल्लाह मुजाहिद साहब का काबुल टेक ओवर करने से पहले आखिरी, और काबुल टेक ओवर करने के बाद पहला इंटरव्यू भी मैंने किया। तो मैं इनके साथ बड़े कांटेक्ट में रहा हूं, और मैंने जिस तरह बताया, मैं आपके चैनल्स पर बैठकर जब आप लोग इनको दहशतगर्द कहते थे, मैं इनकी इमेज बेहतर करने की कोशिश करता था। लेकिन आज क्या पोजीशन है? आज आप इनको रेड कार्पेट दे रहे हैं, आज आप इनको वेलकम कर रहे हैं। जिस वक्त अफगानिस्तान का वजीर खारजा भारत में मौजूद होता है, तो अफगान फोर्सेस पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के मल्टीपल पोस्ट्स पर हमला करती हैं। तो ये पैटर्न क्लियरली इंडिकेट करता है। यूके देवनाथ साहब ने एक बड़ा अरसा, मतलब ये ग्रुप कैप्टन रिटायर हुए हैं, इन्होंने एक लंबा अरसा अपनी एयरफोर्स में गुजारा है, तो इनको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि ये पैटर्न्स फॉलो करके किसी कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती है डायरेक्टली। अब चीजें जो है वो कम्युनिकेशन के बगैर जब क्लियर हो गई हैं,
आपकी अप्रोच जो है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि आप लोग चीजें जा कहां पे रही हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन ना भी हो कोई, आई एम नॉट श्योर है या नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं ये इंटेलिजेंस के इदारे बता सकते हैं कि क्या उसमें चीजें हैं या नहीं है। लेकिन मैं एक आम शहरी के तौर पर जब इस चीज को जज कर रहा हूं तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी लोगों के लिए इसको जज ठीक करना है मुश्किल है। कैप्टन साहब। क्लियर पैटर्न है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगान तालिबान इस वक्त जो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ खुलेआम ऑफर कर रहे हैं, इसमें उनको पुष्टपनाही भारत की हासिल है। ठीक है कैप्टन साहब, बलूच विद्रोही पाकिस्तान में हमला करते हैं तो भारत करवा रहा है। तहरीके तालिबान आतंकवादी जिन्होंने इन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, हम उसको पैसा हथियार और उसको हम प्लान दे रहे हैं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। अफगानिस्तान में जो सरकार आई, हमारे पहले भी रिश्ते अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे रहे, हामिद करजई के वक्त में भी। अब वहां पर जो नई सरकार आई है सर, हम वहां के पॉलिटिकल रेजिम को कम्युनिकेशन का माध्यम बना रहे हैं, ना कि वहां के आतंकवादियों को। कैप्टन साहब। देखिए, अफगानिस्तान के साथ तो भारत के रिश्ते हमेशा ही बहुत अच्छे रहे हैं। हैदर भाई को बता दूं कि 2021 के पहले भारत का टोटल इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में 8,500 करोड़ से ज्यादा रहा। हमने वहाँ रोड बनाए, हाईवेज बनाए, स्कूल ब्रिजेस बनाए, बनाए। हॉस्पिटल्स बनाए सर। जी जी। तो और अफगानिस्तान में भारतीयों को रहने के लिए हमेशा एक वेलकम ट्रेंड था। अभी 2021 से पहले की बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में हिंदू भाई रहते थे, बड़ी तादाद में सिख भाई रहते थे, और अफगानिस्तान में हमेशा उनको मेहनती, ईमानदार और एंटरप्रेन्योर माना गया। ये तो जब तालिबान की सरकार आई तो थोड़ी सी मुश्किल हो गई, तो काफी तादाद में हिंदू और सिख भाइयों को छोड़ के आना पड़ा। लेकिन भारत की सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम काबुल की सरकार से डील नहीं करेंगे। इसके बड़े बड़े कारण थे, क्योंकि भारत चाहता है कि भारत फिर से अफगानिस्तान का जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें। दूसरी बात है, अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में अफगान लोग भारत में पढ़ाई लिखाई करने के लिए आना चाहते थे, आना चाहते हैं। तो हमने उसको सहूलियत देने के लिए भारत में उनका जो कॉन्सुलेट है उसको, उनके एम्बेसी को खोला है। एक और चीज बता दूं, अफगानिस्तान के लोग 2021 के बाद भी लगातार बड़ी तादाद में, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में हर साल भारत आते रहे इलाज कराने के लिए। सिर्फ 2021, 22, 23 को कुछ आबो हवा ऐसी हो गई कि वो सीधा अफगानिस्तान से इलाज कराने के लिए भारत नहीं आ पाते थे। तो पहले उनको अफगानिस्तान से बहरीन, दुबई, कहीं कुवैत जाना पड़ता था, वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़कर वो इंडिया आते थे इलाज कराने के लिए। तो हमने तालिबान सरकार को जो बातचीत का रास्ता खोला है, इंडिया की एम्बेसी में उनको दोबारा से फैसिलिटेट किया है, कंसुलेट खोला है बॉम्बे में, इसका मेन पर्पस है अफगान स्टूडेंट, अफगान जो बीमार इलाज के लिए आते हैं उनको फैसिलिटेट करना। हम चाहते हैं फिर से कि हमारे इंजीनियर्स जो कि हजारों की तादाद में अफगानिस्तान में काम कर रहे थे वो वापस अफगानिस्तान जाएं, और शुरुआत हो चुकी है। अफगानिस्तान की काबुल में जो सरकार है वो ऑलरेडी इंडियन कंपनीज को बड़े बड़े ठेके देने लगी है। तो बहुत जल्दी जो वहां पे हमारे हाईवे प्रोजेक्ट थे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे जो कि रुक गए थे, हम जाके वापस चालू करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अफगानिस्तान की सरकार, यानी उनके जो एक हिस्सा है तालिबान, हम उनको हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, या हमें कह रहे हैं जा बेटा जा कराची दा। कराची वैसे बोल देता हूँ, बोलने में क्या आ जाए, कराची तो हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। मेरे को अगर कराची में कुछ करना है, फूंक मारनी है, तो मेरे को अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। हम हिंदुस्तान में बैठे बैठे ही कराची में बदबूदार फूंक मार सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। जी ठीक, आखिरी एक मिनट मेरे अच्छा। पास बचा हुआ है हैदर भाई। जी आई नीड जी योर अमित क्लोजिंग भाई, कमेंट। जी दो तीन चीजें हैं। देखें यूके देवनाथ साहब, आप खुद बैठकर इसलिए कुछ नहीं कर सकते डायरेक्टली क्योंकि आप लोगों ने अंजाम भुगत लिया गुज़िश्ता साल। बाकी आप लोगों के अब अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोग डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में, आपको एक नहीं हर महाज पर हम लोगों ने शिकस्त दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि इंडियन एयरफोर्स वो कुछ नहीं कर सकी पाकिस्तान के खिलाफ। जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, अल्हम्दुलिल्लाह, एग्रेसर आप थे, हमला आपने किया था, अगले आधे घंटे में 7 जहाज आपके मनोमट्टी तले दफन थे। तो डायरेक्टली आप लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग ये बुजदिलों की तरह इधर उधर से प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा जो आपने कहा बदबूदार फूंक हम फेंक सकते हैं कराची की तरफ, आप लोगों से तवक्को बदबूदार चीज की जा सकती है,
इसीलिए आज पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। अगर आप अपनी अप्रोच को ठीक करेंगे ना, और ये बदबूदार फूंक जो है ना, ये आपको भी बदहजमी करेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ये हैदर भाई, बदबूदार फूंक जो है, अगर ये भारत आपको को भी प्रॉक्सीज बदहजमी का करेगी इस्तेमाल और करना आपका पड़ता भी तो हम मेला उरी खराब नहीं करेगी, करते, आपके अपने लिए हम जस्टिस नहीं सर्जिकल है। स्ट्राइक नहीं करते, ऑपरेशन सिंदूर नहीं करते। और आप जो ये बात कह रहे हैं ना, भारत को हिम्मत नहीं है, जरा धैर्य रखिए, थोड़ा सा वक्त और गुजारिए। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कहीं हो ना जाए, क्योंकि फिर से आतंकवादी संगठन फिर से वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स बन रहे हैं और भारत को हिम्मत की जरूरत नहीं है। हम आपको दया पर, आप हमारी दया पर वहां बैठे हुए हैं, हमें हिम्मत की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है। पाकिस्तान का पानी हमने अभी थोड़ा सा बंद किया, दिक्कत वहां बढ़ गई। और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 जब हमने किया था तो पाकिस्तान कितना बिलबिलाया था। ईश्वर न करे कि पार्ट 2 की जरूरत पड़े। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंग किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम, युगों युगों का पर्व ये पावन मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। खबरों की तलाश में खाक छानते हैं हम, खबरों के अंदर की खबर खोजते हैं हम, खबर को सजाते संवारते हैं हम, खबरों को आप तक पहुंचाते हैं हम। हमारी हर खबर का होता है बड़ा असर। खबरों की दुनिया की हम हैं धड़कन। इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। नीयत सच्ची होवे तब पूरी कायनात